ओके, सो वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के सेशन में। और आपका सेशन आज थोड़ा सा डिले स्टार्ट हुआ है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच। तो प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से क्लास का टाइम थोड़े समय पहले एक्सटेंड किया गया था और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली टीम एफर्ट में लगी हुई थी कि समय से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाए। खैर चलिए, अभी मैं आ गया हूँ तो क्लास को शुरू करते हैं। सो आप लोगों ने ज्वाइन तो कर लिया है मेरी क्लास को। अनम है, समर है, मोनिका है, शीतल, नवीन, श्रेयस, खुशी, सूरज, आयुषी, सो निकिता भी हैं, संध्या। यू ऑल हैव ज्वाइंड इन दिस सेशन। हाँ हाँ बेटा, टेक्निकल ग्लिच वाज देयर। गुड बॉय इज ऑल्सो देयर। श्वेता, भव्या, श्रेया, वैष्णवी, नाजिया, लिप्सा, अंशिका। चलिए, सो यू ऑल हैव ज्वाइंड, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आप सभी लोगों को पता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट हमने लास्ट सेशन में फिनिश कर दिया था। तो ये हमारी 8th क्लास नहीं है, ऑफ कोर्स 8th क्लास नहीं है ये। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि हमारा जो वर्ल्ड हिस्ट्री का सेशन था, वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पार्ट था हमारे एनसीईआरटी वाला में, वो हमने फिनिश कर दिया था। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो हमारा पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था। इमर्जेंस ऑफ सोसाइटीज़ हमने कर लिया, एंड देन इमर्जेंस ऑफ एम्पायर हो गया, ट्रांजिशन टू मॉडर्नाइजेशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म एंड रशियन रेवोल्यूशन, नाजिज्म अंडर हिटलर भी हो गया। और इसके बाद अगर ये वाला आप पार्ट देखो तो इसमें मैंने आपको बताया था कि सारे चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स इसमें आईआर के हैं। तो इसमें आपने देखा था कि लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज भी थोड़ा सा अलग ही था, बट बात हुई थी। राइज ऑफ नेशनलिज्म हमारा कोर था जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट था, और एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये हमारा कोर वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट था। तो हमने इन सभी पार्ट्स के ऊपर बहुत ही डिटेल से डिस्कशन कर लिया है। और अभी जो हमारा आज का पार्ट है, अब हमारा आईआर वाला हिस्सा शुरू हो रहा है। आईआर वैसे तो जो टीचर है, ठीक है, हाँ। और यहाँ पर आप देखो बेटा, तो प्रिंट कल्चर बेटा खुद से देख लेना, इतना स्पेसिफिक नहीं है उसमें, बहुत दो चार फैक्ट्स हैं, वो जो भी आपको काम का लगे उसको मेंशन कर लेना। यहाँ पर बेटा कुछ टॉपिक्स जो आईआर के हैं वो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था। ये टॉपिक आपका आईआर का है, ये टॉपिक आपका आईआर का है, ये भी टॉपिक आपका आईआर का है, ये भी आईआर है और ये भी आईआर है। तो टोटल 5 चैप्टर्स यहाँ पर आईआर के हैं। आईआर जिन बच्चों को ना पता हो, उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर है। इंटरनेशनल रिलेशंस लार्जली पॉलिटी में कैटेगराइज किया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी ऐसी स्पेसिफिक एनसीईआरटी होती नहीं है। तो उन्होंने कुछ चैप्टर्स जो आईआर के हैं वो यहाँ पर एनसीईआरटी में वर्ल्ड हिस्ट्री के डाल दिए हैं। आईआर के नोट्स बनाने हैं क्या सर? नहीं बेटा, बिल्कुल नोट्स मत बनाओ आईआर का। डोंट मेक नोट्स, सिर्फ इसको समझ लो। और आपके पास बुक ऑलरेडी पहुंची हुई है, उसी बुक से रीड कर लेना। आईआर को आप और डिटेल से आपकी एडवांस क्लासेस में पढ़ोगे। आईआर वैसे भी प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, ये प्योरली मेंस का पार्ट है, और इसको आपको पारस सर पढ़ाएंगे एडवांस की क्लासेस में। यहाँ पे आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है, जो आपके पास किताब है आप उसे ही पढ़ लेना। क्योंकि अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री में दे दिया गया है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक कोई एनसीईआरटी होती नहीं है, तो कुछ चैप्टर्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं, तो मैं उनका डिस्कशन कर दे रहा हूँ आपके सामने। एंड इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड यू टू मेक नोट्स ऑफ इट। आपके पास बुक है, वही आप रीडिंग में लीजिएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बीइंग हिस्ट्री टीचर मैं आईआर का वो पार्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो मेरे लिए पॉसिबल है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू एज मच एज पॉसिबल। तो हिस्ट्री का पार्ट खत्म हो गया है, अब मैं पॉलिटी के डोमेन में जा रहा हूँ, और पॉलिटी का जो डोमेन है वो आईआर का डोमेन होगा। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी ओर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। तो हिस्ट्री के टीचर से आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको मैनेज भी करना होगा, ठीक है। मैं अपनी ओर से कोशिश करूंगा आपको समझाने की, कि मैं आपको बेहतर तरीके से आईआर समझा सकूं, जो भी हिस्सा यहाँ पर गिवन है। तो आईआर का जो यहाँ पर पहला चैप्टर है वो है इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, और ये आपके एनसीईआरटी वाला बुक में 182 पेज से 188 पेज के बीच में है। तो 182 पेज पर मैं चलता हूं, और हम यहां से जो डिस्कशन है वो शुरू करते हैं। 182 पेज से हम लोग इस डिस्कशन को यहां पर स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट रुकिए, मैं जो पेजेस हैं उनको रिड्यूस कर देता हूं, ताकि यहां पर थोड़ी सी हमें आसानी हो जाए।
इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर मैं यहां पर छोड़ रहा हूं, और इसके अलावा कॉन्टेम्पररी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। मैं पहले आपको वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब बताऊंगा और उसके बाद हम यहां पर थोड़ा बहुत डिस्कशन इस बारे में करेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए यहां पर जो हमारा डिस्कशन है वो शुरू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब बताता हूं, ठीक है। लेट्स डिस्कस द मीनिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। ये जो चैप्टर है ये इमर्जेंस ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर के नाम का है। इमर्जेंस ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। इमर्जेंस ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जब यहां पर बात हो रही है तो सबसे पहले मैं आपको ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर इस वर्ड की मीनिंग बताता हूं और उसके बाद फिर हम यहां पर आगे की बातचीत शुरू करेंगे। हाँ, अब आप यहां पर समझिए, यहां पर जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में, यहां पर सबसे पहले तो एक वर्ड है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है रूल्स। ऑर्डर का मतलब होता है रूल्स। जैसे आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा अपने आसपास, कॉमन लैंग्वेज में हम इसको यूज करते हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर बड़ा खराब हो गया है। तो लॉ एंड ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? नियम कानून खराब हो गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, नियम कानून की प्रॉब्लम है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर, ये शब्द आपने सुना होगा, लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर जो आप देखते हो ना, इसको हम लोग अक्सर नियम कानून बोल देते हैं। तो लॉ का मतलब यहां पर होता है कानून, और ऑर्डर का मतलब होता है नियम, और नियम को हम कह सकते हैं रूल्स। तो आप ये जो वर्ड है ना ऑर्डर, आप इसको बहुत टेक्निकल वर्ड ना समझिए, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ऑर्डर का मतलब रूल होता है। ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि दुनिया में क्या नियम कानून चल रहे हैं। एक तो नियम कानून आपकी सोसाइटी में चलते हैं, आपकी सरकार आपके लिए नियम कानून बनाती है और उसके बेसिस पर आपकी सोसाइटी रन करती है। एक होता है कि भाई दुनिया के भी तो कुछ रूल है ना। दुनिया में 200 के अप्रॉक्स अगर कंट्रीज हैं, और ये जो कंट्रीज हैं ये अपने हिसाब से कैसे काम करती हैं, एक दूसरे के साथ ये कैसे बिहेव करते हैं, इनका किस तरीके से आपस में बिहेवियर होता है, उसके क्या नियम कानून है। तो चूंकि ये आईआर यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो दुनिया भर के बहुत सारे देश हैं, इनके आपस में जब बिहेवियर होते हैं, जब इनका आपस में रिलेशन होता है, तो कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, उन्हीं रूल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम इसे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। एक तो होगा आपका डोमेस्टिक ऑर्डर, यानी कि आपके देश के अंदर कौन से नियम लगते हैं, और एक होता है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। और जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, ठीक है, जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है वो एग्जैक्टली जो बातें करता है, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो बातें करता है वो स्पेसिफिकली दुनिया में देशों के बीच के वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात करता है। अब बेटा, दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर इंप्लीमेंट होता है, इसमें एक शब्द बड़ा ही कॉमन तरीके से इस्तेमाल होता है और उस वर्ड को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। ये जो वर्ड है बेटा, इसको हम लोग बोल रहे हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में बेटा आप ध्यान दो, इस वर्ड के लास्ट में TION लगा हुआ है, और जब भी किसी वर्ड के लास्ट में TION लगा होता है तो वो प्रोसेस होता है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लोब यानी कि जो हमारी धरती है, उसके ऊपर जितने भी देश हैं, जब वो देश आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। बेटा फिर से रिपीट करता हूं, रिपीटिशन ये है कि एक वर्ड आता है बेटा ग्लोबलाइजेशन। मैंने आपको बताया था, ठीक है, हाँ, कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में TION लग जाता है तो वो प्रोसेस हो जाता है। ग्लोबलाइजेशन में जो वर्ड है ग्लोबल, ग्लोबल मतलब अर्थ, ग्लोब अर्थ होता है, तो धरती जो है, अर्थ जो है, इस पर जितने भी देश हैं, जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं तो इनके कनेक्ट होने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जब ये देश आपस में जुड़ते हैं,
ग्लोबलाइजेशन में जब ये देश आपस में कनेक्ट होते हैं तो ये कनेक्शन हर तरीके का होता है। मतलब इन देशों की पॉलिटिक्स भी कनेक्ट होती है, मतलब जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं। इकोनॉमी कनेक्ट होती है, मतलब ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं। इनका कल्चर भी कनेक्ट होता है, मतलब एक दूसरे का हम खाना ऑप्ट करते हैं, एक दूसरे की मूवीज़ ऑप्ट करते हैं। जैसे आप हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं, आप के ड्रामा देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप यूएसए का पिज़्ज़ा एंड बर्गर खाते हैं, आप इटली का जो है पास्ता खा रहे हैं, चाइना से ओरिजिनेटेड नूडल्स खा रहे हैं। तो ये जो हमने दुनिया भर के फूड अडॉप्ट किए, दुनिया भर की मूवीज अडॉप्ट की, इसको कल्चरल कनेक्शन कहा जाता है। तो जब दुनिया के देश आपस में जुड़ते हैं तो हम इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जिसमें पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर सब कुछ आपस में जुड़ जाता है और इस कनेक्शन को ही हम ग्लोबलाइजेशन बुलाते हैं। ग्लोबलाइजेशन से दुनिया के सारे देश आपस में जुड़ रहे हैं और जब ये ग्लोबलाइजेशन से आपस में जुड़े तभी तो एक मॉडर्न वर्ल्ड बना। अब यहां पर देखो बेटा, एक था प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया थी, ग्लोबल वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। मतलब सीधा समझें तो दुनिया आज के समय में काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो गई है। हम सीधे अफेक्ट होते हैं कि क्या सोच रहा है अमेरिका हमारे बारे में। अमेरिका क्यों इंडिया के ऊपर हुए अटैक को कंडेम नहीं कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो बॉम्ब हुआ उसको कंडेम कर रहा है। तो हम इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है कि यूएसए का क्या बिहेवियर है दुनिया के बाकी देशों को लेकर, यूरोपियन कंट्रीज़ का क्या बिहेवियर है दुनिया के बाकी देशों को लेकर, हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे कौन से दुश्मन हैं, हमारे कौन से दोस्त हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में। ये सारी जो बातें हैं ना, ये हमें अफेक्ट करती हैं। तो आज तो दुनिया जुड़ गई है, लेकिन क्या दुनिया इसके पहले कभी जुड़ी हुई नहीं थी? क्या ये जो मॉडर्न वर्ल्ड बना सन 2000 के बाद या 2000 के पहले, क्या दुनिया उसी समय जुड़ी, उसके पहले दुनिया नहीं जुड़ी? तो मैं आपको बताऊं बेटा कि दुनिया बहुत लंबे समय से आपस में कनेक्टेड रही है। पुराने समय में भी चाहे ट्रेड हो, माइग्रेशन हो, लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और इस वजह से दुनिया जो है आपस में जुड़ती थी। ये कनेक्शन बहुत ही पुराना है। लगभग 3000 बीसीई की मैं बात करूं, 3000 बीसीई का मतलब होता है आज से 5000 साल पहले, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में हुआ करती थी। तो जो बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी ना, उसमें भी हमारा एक पोर्ट हुआ करता था जिसका नाम बेटा लोथल था। तो गुजरात में एक पोर्ट हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वहां का ट्रेड मेसोपोटामिया के साथ होता था। मतलब आज से 5000 साल पहले भी हमारा ट्रेड हुआ करता था। मालदीव्स की जो कौड़ी थी वो चाइना में इस्तेमाल हो रही है, ईस्ट अफ्रीका में इस्तेमाल हो रही है। कौड़ी बेटा समंदर में मिलती है, एक तरीके की शेल होती है, उसका इस्तेमाल एक करेंसी के तौर पर किया जाता था। मतलब कौड़ी एक करेंसी के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। और आज भी हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि तुमको तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, क्योंकि फूटी हुई कौड़ी चलती नहीं थी तो फिर उसका कुछ मिलता नहीं था। तो कहते थे तुमको फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मतलब कौड़ी एक समय पर करेंसी हुआ करती थी। समझ रहे हो ना बेटा? तो मतलब ऐसा नहीं है कि आज इंडिया अमेरिका, इंडिया यूरोप, इंडिया अफ्रीका आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। एक समय था, बहुत समय पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी दुनिया से कनेक्ट हुआ करते थे। अब सिल्क रूट एक ऐसा रास्ता था जो चाइना से होते हुए यूरोप जाता था। ठीक है, चाइना से होते हुए यूरोप एक रास्ता जाता था बेटा, और उस रास्ते को सिल्क रूट बुलाया जाता था। ये इंडिया के नॉर्थ से होकर जाने वाला रास्ता था। ये इंडिया के नॉर्थ से होकर जाने वाला रास्ता था। देखो ये इंडिया है ना, और यहां पर चाइना है। तो चाइना से एक रास्ता इंडिया के नॉर्थ से होते हुए यूरोप जाता था। और चूंकि इस रास्ते से मेनली जिस चीज का व्यापार होता था, यानी कि ट्रेड होता था, वो सिल्क था। इस रास्ते से चाइना सिल्क का ट्रेड यूरोप में करता था। ये जमीन का रास्ता था। तो जमीन का वो रास्ता जो चाइना से होते हुए यूरोप जाता था, वो इंडिया के नॉर्थ से जाता था, पाकिस्तान अफगानिस्तान के एरिया से। उस रूट से चूंकि सिल्क का ज्यादातर ट्रेड होता था, इसीलिए उस रास्ते को सिल्क रूट कहा जाता था। सिल्क रूट ने अगर आप देखो तो ईस्ट जो एशिया है उसको यूरोप से कनेक्ट किया हुआ था। मतलब ऐसा नहीं है कि देशों का कनेक्ट होना ये कोई नया कॉन्सेप्ट है। पिछले समय में भी, बहुत जमाने पहले भी ये कंट्रीज आपस में कनेक्ट हुआ करती थी, और ये कनेक्शन जो था ये हमें सिल्क रूट देता है। तो सिल्क रूट दुनिया को जोड़ने वाला एक रूट हुआ करता था। तो इस सिल्क रूट ने ट्रेड को भी कनेक्ट किया था, कल्चर को भी कनेक्ट किया था। चाइना के जो सिल्क शिपमेंट्स हैं वो इसी रास्ते लेकर जाए जाते थे।
इसी रास्ते से पहले व्यापार होता था, इसी रास्ते से लैंग्वेज और कल्चर भी दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर में पहुंचता था, इसी रास्ते से क्रिश्चियन और मुस्लिम जो प्रीचर्स थे वो भी वहां पर गए और इस तरीके से सब कुछ स्प्रेड हुआ। मेन मुद्दे की बात जो यहां पर चल रही है वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन एक नया कॉन्सेप्ट है। ग्लोबलाइजेशन कहता है कि दुनिया के जो देश हैं उनको आपस में जुड़ना चाहिए, आपस में ट्रेड करना चाहिए, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सब कनेक्ट होनी चाहिए। और यहां पर हम बता रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है ये कोई नई बात नहीं है। आज से बहुत साल पहले भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय रहा हो, चाहे सिल्क रूट का दौर रहा हो, दुनिया के ये देश आपस में कनेक्ट तो हुआ ही करते थे। इनके बीच में आपस में ट्रेड और कनेक्शंस बिल्कुल हुआ करते थे। तो क्या इतनी बात जो मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन और बहुत समय पहले जो कंट्रीज के बीच का कनेक्शन था उसके बारे में बताई, क्या आपको इतनी बात समझ में आई बेटा? मुझे चैट बॉक्स में फटाफट बताइए कि क्या मैं आपको ये बात समझा पाया। प्लीज मुझे बताइए बच्चों कि क्या मैं आपको इतनी बात समझा पाया। यस सर, यस सर, दैट्स रियली वेरी नाइस थिंग कि आप ये बात समझ पाए हैं मेरी ओर से। ओके, गॉट इट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा। तो अब हम आगे की बातचीत करते हैं। हमने देखा कि फूड आइडियाज को एक्सचेंज करने का एक बहुत ही अच्छा मीडियम माना गया, फूड। इसके पहले दुनिया के देश आपस में कैसे कनेक्ट हुए? खाना, जो कि बहुत टेस्टी होता है, हम सभी को खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। आइडियाज को और इंग्रेडिएंट्स को आपस में ट्रेड करना एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस रही है। हमने देखा कि जब फूड एक देश से दूसरे देश में जाता है तो उसके फ्लेवर में, उसके खाने पीने के तरीके में थोड़ा सा चेंज आ जाता है बेटा। फूड कल्चरल आइडियाज को स्प्रेड करने का एक बहुत ही अच्छा मीडियम माना गया। आज भी हम फूड का इस्तेमाल करते हैं। आप सभी लोगों को पता है, ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि आज हम दुनिया के बहुत सारे फूड हैबिट्स को इंडिया में ऑप्ट कर रहे हैं। और जब भी कोई फूड हैबिट इंडिया में आती है तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको पहले भी बताया कि यूएसए का पिज्जा और बर्गर आज बड़े ही चाव से इंडिया में खाया जाता है। वहीं इटली का जो पास्ता है, व्हाइट सॉस पास्ता, रेड सॉस पास्ता और मिक्स्ड सॉस पास्ता, ये तो हम बड़ा ही पसंद करते हैं इंडिया में। एट द सेम टाइम चाइनीज नूडल्स एंड मंचूरियन, ये इंडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो दुनिया के अलग अलग देशों का जो खाना है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मोमोज एंड नूडल्स, ऑफ कोर्स मोमोज भी ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि जब भी टी एंड कॉफी, जैसा कि बताया इन्होंने, टी एंड कॉफी भी, तो जब भी कोई फूड हैबिट एक देश से दूसरे देश में जाती है तो उसमें थोड़ा इंडियनाइजेशन आता है, उसमें थोड़ा इंडियन टेस्ट आता है। या अगर दूसरे देश से इंडिया में आ रही है तो, और या दूसरे देश में जाएगी तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे। चेंजेस के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे नूडल्स। नूडल्स का जो ओरिजिन है बच्चा, नूडल्स का जो ओरिजिन है वो एग्जैक्टली चाइना में है। लेकिन जब चाइना से वो वेस्टर्न वर्ल्ड में गया, यानी कि यूरोप में गया, तो यूरोप में नूडल को स्पैगेटी कहा गया। तो नूडल यूरोप में जाके स्पैगेटी बन गया। अरब ट्रेडर्स ने पास्ता को इंट्रोड्यूस किया 5th सेंचुरी में सिसिली में, जो कि आज इटली का माना जाता है। तो हमें हमेशा से ऐसा लगता रहा कि पास्ता इटालियन फूड है, और पास्ता जो कि इटालियन फूड है वो पूरी दुनिया आज खा रही है। बट सच्चाई तो यह है कि ओरिजिनली पास्ता इटालियन फूड कभी था ही नहीं। पास्ता तो अरेबियन फूड था, और अरब्स ने पास्ता को इंट्रोड्यूस किया था इटली में, और आज इटली से यह पास्ता पूरी दुनिया में पहुंच चुका है। इसके साथ ही साथ आप देखो तो पोटैटो, सोया, ग्राउंड नट, मीज, टमाटो, चिली, स्वीट पोटैटो, ये सभी चीजें जो यूरोपियंस थे वो इंडिया में लेकर आते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिका डिस्कवर किया तो उसके बाद पोर्चुगीज ये सारी चीजें इंडिया भी लेकर आए और अमेरिका भी गई। ठीक है, नाउ जब भी कोई खाना किसी देश में जाता है तो उसमें उस देश का फ्लेवर आ जाता है। जैसे
बर्गर जो है वो अक्सर वेजिटेबल्स का फ्लेवर तैयार करके बनाया जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड में, लेकिन हम इंडियंस आलू खाने के बड़े शौकीन हैं और आलू को हम बहुत अच्छे से फ्राई करके खाते हैं। तो जब उन्होंने इंडिया में बर्गर को इंट्रोड्यूस किया तो उनको समझ में आ गया कि ये ऐसे तो बर्गर खाएंगे नहीं, तो उन्होंने बर्गर के अंदर आलू की पेटीज डाल दी और वो आलू टिक्की बर्गर बन गया। तो बर्गर में एग्जैक्टली आलू होता नहीं है, लेकिन आलू उन्होंने डाला, क्योंकि अगर वो आलू नहीं डालते तो हम बर्गर खाते नहीं। ठीक है, सिमिलरली आप देखो तो चाय, चाय जो होती है बेटा वो एक्चुअली में ब्लैक टी होती है, उसको पिया जाता है एक एनर्जी ड्रिंक के तौर पर। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में चाय को इंट्रोड्यूस किया तो हम बिल्कुल से चाय पीने के शौकीन नहीं थे, चाय टेस्टी भी नहीं होती थी, तो हम उनका चाय कभी पीते नहीं थे। हम इंडियंस, हमारा एक बहुत ही अच्छा सा फूड हैबिट है कि हम मॉर्निंग में मिल्क कंज्यूम करते हैं, और इंडिया में चूंकि कैटल्स बहुत ज्यादा हैं तो मिल्क की कमी नहीं है। मिल्क कितना टेस्टी होता है, एक गिलास मिल्क लिया और उसको कंज्यूम किया, कितना टेस्टी है। अब वो घटिया सी चाय कौन पिए? ब्रिटिशर्स को जल्दी ही ये बात समझ में आ गई कि हम चाय नहीं पिएंगे, क्योंकि हम तो पिएंगे क्या, हम पीते हैं मिल्क, हम दूध पीते हैं, मिल्क कंज्यूम करने की हम आदती हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चाय में दूध मिला दिया, उन्होंने चाय में दूध मिला दिया और बोला कि तुम लोग एक काम करो कि चाय में दूध मिला के पियो, तुमको अच्छा लगेगा। और उसके बाद हम इंडियंस चाय में दूध मिला के पीने लग गए, और ये जो टी का फ्लेवर आज हमें मिलता है वो इस तरीके से आया। सो वी वर नेवर फॉन्ड ऑफ कंज्यूमिंग टी और कॉफी, और कॉफी का भी यही सीन है, कॉफी भी ब्लैक कॉफी होती है जो एनर्जी देती है, लेकिन वो कड़वी घटिया कॉफी कौन पिए? एंड दैट इज द रीजन कि हमने उसमें दूध मिला के पीना शुरू किया। तो इस तरीके से जो फूड हैबिट्स हैं ना, वो भी कंट्रीज के कल्चर को अफेक्ट करती हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देती हैं। फिर यूरोपियन सेलर्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों को जीतते हैं, और जब वो जीतते हैं तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वो जाते हैं, और जब वो अलग अलग हिस्सों में जाते हैं तो फिर वो कनेक्ट भी करते हैं। अमेरिका को डिस्कवर किया गया, वो एशिया में आए। जब वो एशिया और अमेरिका में आए तो यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट जो था वो केवल सुपीरियर फायर पावर की वजह से नहीं था, ठीक है, बल्कि वो स्मॉल पॉक्स डिसीज की वजह से भी था, क्योंकि वहां पर जो स्मॉल पॉक्स डिसीज आई वो उसको डील नहीं कर पा रहे थे। स्मॉल पॉक्स अमेरिका में एक बहुत ही डेडली किलर बन गया, क्योंकि अमेरिकन इस बीमारी को लेकर इम्यून नहीं थे। एक बार जब अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे गया तो बहुत ही तेजी से फैलने लगा। यूरोपियंस अमेरिका की ओर भागे 18th सेंचुरी में, पॉवर्टी, हंगर, डिसीज, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और वहां पे जाके उन्होंने काम करना शुरू किया। चाइना और इंडिया उस समय रिचेस्ट कंट्रीज हुआ करती थी, दुनिया के सारे देश इंडिया की ओर और चाइना की ओर आने की कोशिश कर रहे थे। इस तरीके से दुनिया के देशों से जो कल्चर है वो यूरोप और अमेरिका में पहुंचने लगा। तो जब यूरोपियन कोलोनाइजेशन का दौर आया तो इस कोलोनाइजेशन के दौर में दुनिया के अलग अलग देशों से लोग माइग्रेट करके आने लगे, और यहीं से जो ग्लोबल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फ्रेम होने लगे। 19th सेंचुरी में आप देखो तो 1815 से 1914 के बीच का जो समय रहा 19th सेंचुरी में, वहां पे देश काफी तेजी से कनेक्ट हुए, क्योंकि ट्रेड का फ्लो बढ़ा, ट्रेड का भी फ्लो बढ़ा बेटा, लेबर का भी फ्लो बढ़ा और कैपिटल का भी फ्लो बढ़ा। दुनिया की इकोनॉमी ग्रेजुअली चेंज होने लगी। दुनिया की इकोनॉमी जो ग्रेजुअली चेंज हुई वो किस वजह से थी? पहले जो देश थी वो सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे, जैसे इंडिया, जो उगाता था वही खा लेता था और हमें इसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी, ठीक है। एक कंट्री के तौर पर हम जो उगाते थे बेटा वही कंज्यूम कर लेते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि ब्रिटेन ने हमारे इंपोर्ट को कंट्रोल कर लिया। ब्रिटेन फूड इंपोर्ट करता था, क्योंकि उसके यहां फूड उगाने के कंपैरिजन में दूसरी जगहों से फूड को लाना कंपैरेटिवली आसान था और सस्ता भी था, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने फूड को इंपोर्ट करना शुरू किया। कैपिटल का फ्लो भी बढ़ा, लेबर का फ्लो भी बढ़ा। तो हमने क्या देखा कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर इसी फॉर्म में शेप होने लगा। कैपिटल फ्लो बढ़ा, लंदन रेलवे बनाने लगा, और वहां से पैसे का जो फ्लो था वो कॉलोनीज में होने लगा। लेबर का भी फ्लो हुआ। हमने देखा कि 19th सेंचुरी में लगभग 50 मिलियन लोगों ने यूरोप को छोड़ा, वो या तो अमेरिका चले गए या फिर ऑस्ट्रेलिया चले गए। मैं आपको बताऊं बेटा, 10 मिलियन का 1 करोड़ होता है। अगर 50 मिलियन की हम लोग बात कर रहे हैं तो लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे थे जो यूरोप छोड़कर या तो अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में बस गए। इन टोटल ऐसा माना जाता है कि 150 मिलियन लोगों ने, यानी कि लगभग 15 करोड़ लोगों ने पूरी दुनिया में अपने घरों को छोड़ा, ओशंस को क्रॉस किया और वो नई जमीनों पर गए एक बेहतर जिंदगी के लिए।
इसी वजह से 1890 तक जो ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से बदल गई, क्योंकि जब लोग इतनी तेजी से माइग्रेट कर रहे थे तो वो एक जगह की फूड हैबिट्स को दूसरी जगहों पर लेकर जा रहे थे। इससे लेबर मूवमेंट के पैटर्न में चेंज हुआ, कैपिटल फ्लो बदला, इकोलॉजी बदली क्योंकि नए नए क्रॉप्स को दूसरी जगहों पर लेकर जाया गया, और टेक्नोलॉजी में भी बदलाव हुआ। फूड अब केवल गांव और टाउन से नहीं आ रहा था, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ माइल्स की दूरी से भी लोग फूड को इंपोर्ट करने लगे। जहाजों में भरकर जो ग्रेन्स थे वो दूसरी जगहों पर जाने लगे। फूड जो है वो पीजेंट्स केवल अपनी जमीनों पर एग्रीकल्चर करके नहीं उगा रहे थे, बल्कि वो अपनी जमीन पर किसी और से भी एग्रीकल्चर करवाने लग गए थे। इस तरीके से चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं और फूड को रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट भी किया जा रहा है। फिर अंग्रेजों ने कनाल कॉलोनी बनाना शुरू किया। कनाल कॉलोनी अंग्रेजों ने जो बसाया था वो लार्जली 1820 से 1914 के बीच में पंजाब के रीजन में बसाया। कनाल कॉलोनी का मतलब यह था कि ये जो एरिया है यहां पर लोग नहीं है, क्योंकि यहां पर पानी नहीं है। तो पानी ना होने की वजह से यहां लोग नहीं है, तो अंग्रेज यहां पर पहले कनाल बनाते थे। और कनाल बनाने के बाद कहते थे लोगों से कि आप इसके कनाल के चारों ओर जाके बस जाओ। तो कनाल अंग्रेजों ने बनाई एरिड रीजन में जहां पर लोग नहीं रहते थे, और कनाल बनाने के बाद उन्होंने लोगों से कहा कि आप उन कनाल के किनारे जाओ और बस जाओ। तो अंग्रेजों ने कनाल कॉलोनीज जो इंडिया में बनाई है बच्चा, वो पंजाब में बनाई। पंजाब में अंग्रेजों ने जो कनाल कॉलोनीज बनाई उनकी वजह से कनाल्स का काफी अच्छा डेवलपमेंट हुआ, और इससे पंजाब के रीजन में जो एग्रीकल्चर है वो इनहेंस हुआ। 1820 से 1914 के बीच में जो दुनिया का ट्रेड था वो 25 से 40 गुना बढ़ा। 25 से 40 गुना की मैं बात कर रहा हूं। आप ₹1 का ट्रेड करते थे, ₹2 का करने लगे तो ट्रेड दोगुना हो गया। लेकिन यहां अब आप ₹40 का ट्रेड कर रहे हैं। तो ये बहुत ही तेजी से ट्रेड का डेवलपमेंट था, और दुनिया बदल रही है, दुनिया की इकोनॉमी बदल रही है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी काफी तेजी से यहां चेंज हो रही है। टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। रेलवे आया, यहां पर रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है। रेलवे के साथ बेटा स्टीम शिप्स आ रहे हैं, पानी के जहाज डेवलप हो रहे हैं, टेलीग्राफ काफी तेजी से मैसेजेस पहुंचा रहा है। तो जो कॉलोनीज बनी हैं, जैसे ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, स्पेन ने दुनिया के अलग अलग देशों को जब गुलाम बनाया तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए ट्रांसपोर्ट के मीन्स में। जैसे ब्रिटेन ने इंडिया में रेलवे बनाई, रेलवे बनाने के बाद बहुत आसानी से चीजों को एक जगह से दूसरी जगह शिप किया जा सकता था। हमने क्या देखा कि 1870 के पहले मीट एक लग्जरी आइटम हुआ करता था, ज्यादातर यूरोपियंस के लिए, क्योंकि वो अमेरिका से स्लॉटर करके उन तक पहुंचाया जाता था। ये बहुत महंगा था और मीट अक्सर अच्छी क्वालिटी का उनको नहीं मिलता था। लेकिन फिर जल्दी ही उनके पास शिप्स में रेफ्रिजरेटर्स आ गए। रेफ्रिजरेटर से हमारा मतलब फ्रिज से है बेटा। अब वो बड़े आराम से जहाजों में फ्रिज लगा सकते थे और एनिमल्स को दूसरी जगहों से स्लॉटर करके लेकर जा सकते थे। इससे खाने की क्वालिटी बनी और मीट अब आसानी से यूरोपियंस के लिए अवेलेबल हो गया। इससे यूरोपियंस की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इनहेंस हुई। फिर 19th सेंचुरी में जो कोलोनाइजेशन पहुंचा, यूरोपियंस ने एम्पायर्स में अपनी अथॉरिटी को और एक्सपेंड किया अफ्रीका और एशिया में। अगर आप देखो तो 1885 तक क्या होता है कि ज्यादातर जो यूरोपियन पावर्स थी वो बर्लिन में मिलती हैं, उन्होंने अफ्रीका को बांट लिया और यहां पर अफ्रीका में कोलोनाइजेशन काफी तेज हो गया। अफ्रीका में जो कोलोनाइजेशन हुआ बेटा ना, उससे काफी ज्यादा नुकसान अफ्रीका में हुआ। हमने देखा कि अंग्रेजों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लेबर्स का मूवमेंट शुरू किया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बेटा लेबर मूवमेंट शुरू हुआ। एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चा इंडेंजर्ड लेबर का। इंडेंजर्ड लेबर से हमारा क्या मतलब है? इंडेंजर्ड लेबर से हमारा मतलब है बच्चा कि इंडिया से मजदूरों को कॉन्ट्रैक्ट करके 5 साल का ले जाया जाएगा साउथ अफ्रीका में, या फिर हो सकता है कि वो उनको लेकर जाएं साउथ ईस्ट एशिया में। तो साउथ ईस्ट एशिया में लेकर चले जाएं या फिर उनको लेकर चले जाएं वो अफ्रीका में और उनसे काम करवाते थे। अब ये स्लेवरी तो नहीं थी क्योंकि उनको वेज मिलता था, लेकिन आप इसे एक नए तरीके की स्लेवरी जरूर कह सकते हो, क्योंकि वो लोग जो वहां पर जाते थे उन्हें मजबूरी में काम करना पड़ता था। हमने क्या देखा कि जो इंडेंजर्ड लेबर कैरेबियन रीजन में गए, वो कैरेबियन के कल्चर को ऑप्ट कर गए। वहां पर नए तरीके के कल्चर डेवलप हुए, जैसे कि होसाया या फिर जो चुटनी कल्चर हुआ करता था, म्यूजिक वगैरह डेवलप हुआ। खैर ये हमारे बहुत काम का नहीं है। कई सारे इंडियन मर्चेंट्स ने दूसरे देशों में जाकर कंपनियां बनाई। इंडियन एंटरप्राइजेस अब्रॉड, इंडियन बैंकर्स जैसे कि शिकारीपुरी, श्रॉफ एंड नट्टू कोट्टई चेतियार्स,
ये ऐसे एंटरप्रेन्योर्स थे जो दुनिया के दूसरे देशों में जाकर अपनी कंपनियां बनाने लग गए। हमने देखा कि एक इंटर वॉर इकोनॉमी का दौर आया। इंटर वॉर इकोनॉमी से हमारा क्या मतलब है बेटा? इंटर वॉर इकोनॉमी से हमारा मतलब है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का समय। बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 के बीच में रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 के बीच में रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का जो समय है हम उसे इंटर वॉर पीरियड बुलाते हैं। और ये जो इंटर वॉर पीरियड है बच्चा, उस दौरान काफी कुछ चेंजेस हुए। इंटर वॉर पीरियड में जो चेंजेस आए, अगर मैं इस बारे में बात करूं तो कि इंटर वॉर पीरियड में क्या इकोनॉमी में चेंजेस आए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ तो यूरोप में शुरू हुआ, लेकिन जल्दी ही इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पे दिखने लगा। हमें दिखता है वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमी में क्या दिखा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें मॉडर्न इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा। मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को रिक्रूट किया गया पूरी दुनिया से और वो शिप्स और ट्रेन से लड़ने के लिए फ्रंट लाइन पर यानी कि देशों के बॉर्डर्स पर भेजे जाने लगे। वॉर का रिजल्ट ये रहा कि 9 मिलियन लोग मारे गए। 9 मिलियन लोगों का मतलब होगा बेटा 90 लाख लोग। 90 लाख लोग यहां पर मारे गए और लगभग 20 मिलियन लोग इंजर हुए, मतलब 2 करोड़ लोग। 2 करोड़ लोग इंजर हुए। ये लोग जो या तो मारे गए या फिर इंजर्ड हुए, ये ऐसे लोग थे जो यंग थे। ये यंग लोग थे जो वर्किंग एज में थे, जो काम कर सकते थे, वो इस युद्ध में मार दिए गए। अब जो लोग, किसी का हाथ कट गया, किसी के पैर कट गए, किसी का कोई लिम्स कट गई, तो फिर वो जो है अब काम करने लायक बचे नहीं। हुआ क्या इस वर्ल्ड वॉर 1 से? वर्ल्ड वॉर 1 से जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो गई। काम करने वाले कामगार मजदूरों की कमी हुई। कामगार मजदूरों की जो कमी हुई उसका यूरोपियन इकोनॉमी पर सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि उनका वर्कफोर्स रिड्यूस कर गया। और जब इनका वर्कफोर्स रिड्यूस कर गया तो इंडस्ट्री और सोसाइटी एक बार फिर से रीशेप हुई। क्योंकि जो लोग युद्धों में मारे गए वो ज्यादातर मेन थे, लेकिन इकोनॉमी में काम तो करना पड़ेगा। तो फिर हुआ क्या? विमेन पिक्चर में आई। पहली बार विमेन को फ्रंट लाइन दिया गया और कहा गया कि इकोनॉमी को आप संभालिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही विमेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आगे आ गई, ठीक है, और उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। मिलियन का मतलब 10 लाख होता है बेटा, ठीक है ना? ठीक है, अब समझिए बेटा, पोस्ट वॉर रिकवरी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो क्या चेंज आया? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ बेटा, तो यहां पर ब्रिटेन की इकोनॉमी काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ब्रिटिश इंडस्ट्रीज जो इंडिया और जापान में फ्लरिश हो रही थी, अब उनको काफी ज्यादा कर्ज का सामना करना पड़ रहा था। वॉर के लास्ट तक बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, एग्रीकल्चर कोलैप्स कर गया। हमने क्या देखा कि इसके बाद मास प्रोडक्शन और कंजम्पशन का दौर शुरू हुआ। मास प्रोडक्शन और कंजम्पशन से हमारा क्या मतलब है? जहां एक ओर ब्रिटेन की इकोनॉमी गर्त में जा रही थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर में उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन था, वहीं अमेरिका की इकोनॉमी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अमेरिका की इकोनॉमी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यूएस की इकोनॉमी पोस्ट वॉर रिकवरी फेस कर रही थी। एक इंपॉर्टेंट फीचर जो यूएस की इकोनॉमी का रहा, यूएस की इकोनॉमी का जो एक इंपॉर्टेंट फीचर था 1920s में, वो था मास प्रोडक्शन। मतलब किसी भी चीज को बहुत ही बड़े स्केल पर यहां पर प्रोड्यूस किया जाने लगा। मास प्रोडक्शन की शुरुआत हेनरी फोर्ड ने करी। हेनरी फोर्ड, मास प्रोडक्शन ने किसी भी चीज को बनाने की कॉस्ट को गिराया। ज्यादा वर्कर्स अब एक साथ काम कर सकते थे और आप सस्ती चीजों के बनने की वजह से सस्ती दामों पर चीजों को अफोर्ड कर सकते थे। हाउसिंग और कंज्यूमर बूम आया 1920s में। यूएस में लोगों के हाथों में पैसा आया तो लोगों ने पैसे को शेयर मार्केट में लगाया। जो शेयर मार्केट में पैसे लगाए गए उसकी वजह से इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो कर गई। हर इंसान जिसके पास जो भी पैसा था वो यूएसए के शेयर मार्केट में लगाने लगा, इस एक्सपेक्टेशन में कि उसे बेहतर और बढ़िया रिटर्न मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा सच में था? क्या यूएसए की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी? सही मायनों में कहूं तो बेटा हाँ। 1918 से लेकर 1926 तक, यानी कि इन 8 सालों में यूएसए की इकोनॉमी को अच्छी ग्रोथ मिली है। 1918 से लेकर 1926 तक
ये 8 साल थे बेटा। इन 8 सालों में यूएसए की इकोनॉमी को अच्छी ग्रोथ मिली, लेकिन 26 ऑनवर्ड्स वहां पर फैमिन आने लगा बच्चा। फैमिन आने का मतलब है कि वहां पर कोलैप्स कर गया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वहां पर कोलैप्स कर गया, और अगर एग्रीकल्चर वहां पर कोलैप्स किया तो शेयर मार्केट जो बूम अवेल कर रहा था वो बूम अब रियल नहीं रह गया। रियल इस वजह से नहीं रह गया क्योंकि लोगों को लग तो रहा है कि शेयर मार्केट ग्रो कर रहा है, पर सच्चाई में जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो नहीं हो रहा है, और शेयर मार्केट को उसमें कुछ खास फायदा हो नहीं रहा है लोगों को। हुआ वही जिसका डर था। 1929 शेयर मार्केट कोलैप्स कर गया। 1929 में जो शेयर मार्केट कोलैप्स किया उसके कई सारे कारण रहे। एक तो एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन कर रहा था और धीमे धीमे चीजों के दाम गिरने लगे। एग्रीकल्चर के प्राइसेस गिरे ओवर प्रोडक्शन की वजह से, और फिर फैमिन आया तो उससे बात और बिगड़ गई। यूएसए ने कई सारी कंट्रीज को लोन दिया हुआ था, और जब यूएसए की इकोनॉमी परेशानी में आई तो उसने हर देश से बोला कि हमारा पैसा हमको वापस दो। और जब वो अपना पैसा वापस मांगने लगे तो दुनिया के बाकी देश भी चपेट में आ गए। उनको लगा कि भाई हम आराम से पैसा लौटाएंगे, लेकिन अब उन्हें जल्दी पैसा लौटाना पड़ रहा था। डेप्रिसिएशन का बहुत ही ड्रास्टिक और नेगेटिव इंपैक्ट रहा, क्योंकि कंपनियां बंद हुई, लगभग 900 बैंक बंद हुए, गरीबी आई और बैंकरप्सी आई। बेटा, लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई शेयर मार्केट में लगाई थी और अचानक से वो सारा पैसा डूब गया। लोगों ने सुसाइड करने शुरू कर दिए। सोचिए कि आपने अपनी पूरी जिंदगी की 15-20 सालों की इनकम 40-50 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगाई हुई थी। अचानक से उस शेयर की कीमत जिस कंपनी में आपने लगाया था वो ढेले भर की रह गई। मतलब अब आपको मुश्किल से उसके 50,000 मिलेंगे। आपका 50 लाख 50,000 में कन्वर्ट हो गया। आपके सारे प्लान धरे के धरे रह गए। आपने सोचा था कि आप एक घर लेंगे, अपनी बच्ची की शादी करेंगे, या उसकी एजुकेशन के लिए इन पैसों को आप जोड़ रहे थे, और पूरी जिंदगी की कमाई जब यूं ही डूब गई तो लोगों को समझ नहीं आया और लोग सुसाइड कमिट करने लगे। ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की चपेट में ऐसा नहीं कि इंडिया नहीं आया। इस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की चपेट में इंडिया भी आया, क्योंकि इंडिया और यूरोप की इकोनॉमी काफी ज्यादा जुड़ी हुई थी। इंडिया में भी चीजों के दाम काफी तेजी से गिरे। इंडिया में भी चीजों के दाम काफी तेजी से गिरे, एंड दैट वाज द मेजर रीजन कि उसी दौर में 1934 में आरबीआई का फॉर्मेशन किया गया। आरबीआई को यहां पर फॉर्म किया गया। आरबीआई जब यहां पर फॉर्म हुई, यहां पर आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ, तो फिर वापस से वर्ल्ड इकोनॉमी को रीबिल्ड किया जाने लगा। वर्ल्ड इकोनॉमी को रीबिल्ड करने का काम शुरू किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सेस पावर्स और अलाइज आपस में लड़े। फिर वही नाजी जर्मनी, हिटलर वाला, और ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, ये सब मिलकर लड़े। और इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमी को फिर से वापस से रीफ्रेम किया गया। और अब हम इस मुद्दे पर आते हैं जो पोस्ट वॉर सेटलमेंट के ऊपर है। पोस्ट वॉर सेटलमेंट जो है 1945 के बाद ब्रेटन वुड नाम की जगह पर दुनिया के कई सारे देश इकट्ठा होते हैं। मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। आपस में बात करने के बजाय आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए और बताइए कि ब्रेटन वुड ये जगह कहां पर है। सवाल है कि ब्रेटन वुड जो कि एक सेटलमेंट है, ब्रेटन वुड किस जगह पर है जहां पर ये सारे देश आपस में मिले ये डिसाइड करने के लिए कि आगे की दुनिया कैसी होगी। ये चैप्टर बताता है कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि दुनिया के लिए नियम कानून कैसे फॉर्म किए गए, और दुनिया के लिए जो नियम कानून फॉर्म किए गए उनका बेस, ठीक है, वो किस प्रकार से बना। वॉशिंगटन, यूएसए, वॉशिंगटन, यूएसए। बहुत बढ़िया, ठीक है।
तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रेटन वुड नाम के शहर में यूएसए में दुनिया के कई सारे देश मिले और यह फैसला किया गया कि आखिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया को कैसे चलाया जाएगा। दुनिया को चलाने के लिए ब्रेटन वुड में जो देश मिले, उन देशों ने जो नियम कानून बनाए, उनके तहत कुछ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस फॉर्म किए गए। जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस यहां पर फॉर्म किए गए, उन इंस्टीट्यूशंस को ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कहा गया। उन इंस्टीट्यूशन को ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन क्यों कहा गया? क्योंकि ये ब्रेटन वुड नाम के शहर में बनाए गए। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन का बेसिक एम यह था कि दुनिया की इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहे और जो सरकारें हैं वो इकोनॉमिक फ्लो को कंट्रोल कर सके। यहां पर दो मेजर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। एक का नाम था आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका नाम था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और दूसरा था वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का यहां पर फॉर्मेशन हुआ। आईएमएफ को क्यों फॉर्म किया गया? अगर किसी देश की इकोनॉमी खतरे में है तो वो वर्ल्ड बैंक या स्पेसिफिकली आईएमएफ से मदद मांग सकता है, ये बोल के कि आप मुझे मदद करिए, नहीं तो मेरी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। वहीं वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक लोन बांट रहा है। ठीक है। अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स में ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन ने वेस्टर्न वर्ल्ड की इकोनॉमी में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया और वेस्टर्न इंडस्ट्रीज और जापान को अच्छी ग्रोथ मिली। वर्ल्ड ट्रेड यानी कि दुनिया का व्यापार 8% की रेट से ग्रो करने लगा। 8% की रेट से दुनिया का ट्रेड ग्रो करने लगा। इनकम्स दुनिया भर की जो थी वो 1950 से 70 के बीच में लगभग 5% की ग्रोथ रेट्स अटेन करने लगी। मतलब अब ग्रोथ बढ़ने लगी है। 5% की ग्रोथ इनकम में भी देखने को मिल रही है। डेवलपिंग कंट्रीज ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया और यूरोपियन कंट्रीज को कैच करने की कोशिश की। यह वही दौर था जब दुनिया के कई सारे देश आजाद हो रहे थे, इंक्लूडिंग इंडिया। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस जो यहां पर बन रहे थे, उन्हीं के साथ दुनिया के कई सारे देश आजाद हो रहे थे। पुरानी जो कॉलोनीज थी उनके पास अच्छे रिसोर्सेस थे जिनका लंबे समय तक एक्सप्लॉयटेशन किया गया था, और जब वो आजाद हुए तो एक कमजोर इकोनॉमी के तौर पर एग्जिस्टेंस में आए, जैसे कि इंडिया भी। सर कौन सा पेज नंबर है? बेटा पेज नंबर यहां लिखा है, अगर आप देखना चाहो तो ये 187 है पेज नंबर की, अगर आप बात कर रहे हो तो 187 पेज नंबर है। ठीक है। नाउ हैव अ लुक। डेवलपिंग कंट्रीज ये वो देश थे जिनको कभी न कभी गुलाम बनाया गया था, और इन यूरोपियन पावर्स ने इनकी इकोनॉमी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। इन देशों ने अपने लिए एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग बनाई और उस ग्रुपिंग को G77 कहा गया। G77 नाम की ये जो ग्रुपिंग है, ये सभी लोग मिलकर अपनी इकोनॉमीज को संभालने का काम शुरू करते हैं। शुरुआत में इसमें 77 कंट्रीज थी 1964 में। हालांकि आने वाले समय में इसमें कई सारे और देशों को जोड़ा गया और आज आपको इसमें 134 कंट्रीज मिलेंगी। 134 कंट्रीज आपको यहां पर देखने को मिलेंगी G77 में। G77 के बाद, ठीक है, G77 के बाद ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस का दौर शुरू हुआ, और दौर शुरू हुआ ग्लोबलाइजेशन का। यह दौर शुरू हुआ ग्लोबलाइजेशन का। मतलब हमने इस टॉपिक की जहां शुरुआत की थी, हम उसी टॉपिक पर फिर से आकर लैंड करते हैं कि ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस ने दुनिया की इकोनॉमी को आपस में जोड़ा। चाइना और एशियन कंट्रीज आपस में इमर्ज हुई, मल्टीनेशनल कंपनीज बनी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर कंट्रीज में ट्रेड करने लगी, और इस तरीके से दुनिया में जो इकोनॉमीज थी उनका एक कनेक्शन डेवलप हुआ। तो इस पूरे चैप्टर की शुरुआत जो ग्लोबलाइजेशन से हुई थी, वो ग्लोबलाइजेशन पर आकर ही खत्म हुआ। मैं आप लोगों को इस चैप्टर की एक समरी एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा। मुझे अभी तक बताइए कि क्या आपको एक ओवरव्यू मिला। इसके बाद अब मैं इस चैप्टर को एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए समअप करने वाला हूं, यानी कि समराइज करने वाला हूं। इस चैप्टर में क्या की टेक अवेज निकले, मतलब पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या एसेंस समझ में आया, आइए हम उसके बारे में भी बात करते हैं।
व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस टॉपिक? What is the essence of this topic? इस टॉपिक के एसेंस को आइए समझते हैं। ठीक है बेटा, एक बार फिर से मैं इस टॉपिक को दोहराता हूं और मैं आपको बताता हूं कि ये टॉपिक एग्जैक्टली क्या बातें करता है आपके साथ। मैं आपको बताता हूं कि इस टॉपिक की यानी कि इस चैप्टर की शुरुआत एक वर्ड से हुई थी और वो वर्ड था बेटा ग्लोबलाइजेशन। क्या था ये वर्ड ग्लोबलाइजेशन? क्या था ये वर्ड ग्लोबलाइजेशन? इस चैप्टर की शुरुआत ग्लोबलाइजेशन से हुई। मैं इस चैप्टर को फिर से समराइज कर रहा हूं आप लोगों के लिए, इस चैप्टर को फिर से आपके लिए रिवाइज कर रहा हूं। इस चैप्टर का जो एसेंस है वो ग्लोबलाइजेशन में है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा वर्ड है जो कहता है कि दुनिया की इकोनॉमीज आपस में कनेक्ट हो जाएं, दुनिया के देश आपस में जुड़ जाएं। अब दुनिया के देशों के जुड़ने की बात जो है वो आज के दौर की बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ उसमें दुनिया के देश आपस में जुड़े। लेकिन देशों के जुड़ने की ये शुरुआत हुई कैसे, इसी पूरी स्टोरी को इस चैप्टर में नरेट किया गया है। मतलब हम ग्लोबलाइजेशन तक कैसे पहुंचे, इसी कहानी को यहां पर बताया गया है। तो इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि हम जाते हैं बैक टू द हिस्ट्री 5000 ईयर्स बैक और ये बताया जाता है कि आज जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की इकोनॉमी सोसाइटीज आपस में जुड़ी हुई हैं, इनके जुड़ने की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, जब भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हुआ करती थी। ये सिविलाइजेशंस आपस में जुड़ती थी और ट्रेड करती थी। ये बात वहां पर बताई गई। हमने देखा कि ये जो सिविलाइजेशंस थी ये आपस में ट्रेड करती थी और आपस में कनेक्ट हुआ करती थी। इनके कनेक्शन में फूड हैबिट्स का भी आपस में ट्रांसफर था और जब फूड हैबिट्स एक जगह से दूसरी जगह जाती थी तो इनमें आपस में जुड़ाव होता था। फिर यह बताया गया कि जो चाइना का सिल्क रूट था उसने भी बहुत लंबे समय तक एशिया को यूरोप से जोड़कर रखा। मतलब देशों का जुड़ना बहुत पुराना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोथल के पोर्ट से मेसोपोटामिया का ट्रेड और फिर चाइना का सिल्क रूट जिसने पूरी दुनिया को जोड़ा। ये पुराना कनेक्शन है जिसकी बात की गई। इस पुराने कनेक्शन को बताने के बाद ये सीधा पहुंचे कॉलोनियल एरा पर। इन्होंने बताया कि जब यूरोप के देशों ने दूसरे देशों को गुलाम बनाना शुरू किया तो उन्होंने उनकी इकोनॉमीज में इन्वेस्टमेंट किया और उनकी इकोनॉमीज में जो उनका इन्वेस्टमेंट था उस इन्वेस्टमेंट की वजह से भी आने वाले समय में कंट्रीज आपस में जुड़ी। इस लिंक को बता देने के बाद ये पहुंचे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर। इन्होंने बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो दौर था वहां पर ज्यादातर लोग वॉर लड़ने चले गए, जिसमें से लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हो गए। तो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान में जब 1 करोड़ लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हो गए तो जो मेन थे काम करने वाले, इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने वाले, उनके नंबर्स रिड्यूस हो गए और विमेन का इकोनॉमी में रोल बढ़ गया। नए नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का भी जिक्र किया गया कि रेलवे के ट्रांसपोर्टेशन, टेलीग्राफ और स्टीम शिप्स की वजह से इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो कर गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पे इकोनॉमी की जो हालत रही उसको बताने के बाद ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जो इकोनॉमिक कंडीशन रही उसके बारे में जिक्र करते हैं और बताते हैं इन दोनों वॉर्स के बीच का जो दौर था उसमें ब्रिटेन की इकोनॉमी तो डिक्लाइन कर गई क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में उनको बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन यूएसए की इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो कर गई। यूएसए की इकोनॉमी के ग्रो करने का कारण यह था क्योंकि यूएसए को इस वॉर में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था और यूएसए की वो कंपनियां जो वॉर मशीन्स बना रही थी वो अब यूटिलिटी आइटम्स बनाने लगी, यानी कि डेली रूटीन की चीजें बनाने लग गई, जिसकी वजह से वहां के लोगों ने वहां के शेयर मार्केट में काफी इन्वेस्ट किया इस उम्मीद से कि वहां का मार्केट काफी तेजी से ग्रो करेगा। और हुआ भी। 1918 से 26 के बीच में वहां का मार्केट काफी तेजी से ग्रो किया, लेकिन जल्दी ही चीजों के दाम गिरने लगे, इकोनॉमी कोलैप्स करने लगी, लेकिन लोग इन्वेस्टमेंट करते रहे। इसी की वजह से 1929 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया। उस इकोनॉमिक क्राइसिस ने पूरी दुनिया को चपेट में लिया, इंक्लूडिंग इंडिया। थाउजेंड्स ऑफ लोगों की, लाखों लोगों की नौकरियां गई, बैंक्स बंद हुए, कंपनियां बंद हुई, लोग सड़कों पर आ गए और लोगों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया। यह सब कुछ होता रहा। इसके बाद हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच जाने के बाद ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के एफर्ट्स किए गए।
प्लान ये हुआ कि जिस तरीके से इकोनॉमी एक ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन के चपेट में आई थी, क्राइसिस के चपेट में आई थी, दोनों वर्ल्ड वॉर के बीच में ऐसा कभी दोबारा ना होने पाए। इसी चीज को एम करते हुए यूएसए के ब्रिटेन वुड में सारे देश इकट्ठा हुए, और वो देश जो यूएसए के ब्रिटेन वुड में इकट्ठा हुए, उन्होंने वहां पर जो इंस्टीट्यूशंस तैयार किए ग्लोबल इकोनॉमी को संभालने के लिए, उन्हें ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन कहा गया। ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन में मेजरली दो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। एक का नाम था आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका काम था क्राइसिस में जा रही इकोनॉमी को बचाना, और दूसरा था वर्ल्ड बैंक, जो किसी भी कंट्री की ग्रोथ में लोन देने का काम करने वाला था। इन दोनों ही इंस्टीट्यूशंस ने दुनिया की इकोनॉमी को ग्रो करना शुरू किया। 1950s के बाद ये देश जो बहुत लंबे समय से यूरोपियन कंट्रीज के गुलाम थे, वो आजाद हुए, और जब आजाद हुए तो इनकी इकोनॉमी थी कमजोर, और इन्होंने कमजोर इकोनॉमी वाले इन देशों ने, जिनको हम डेवलपिंग कंट्री बुलाते हैं, इन लोगों ने अपना एक अलग इकोनॉमिक ग्रुपिंग तैयार किया, और उनकी इस इकोनॉमिक ग्रुपिंग को G77 कहा गया। शुरुआत में तो ये G77 के फॉर्म में थे, लेकिन बाद में इसमें जो कंट्रीज की संख्या थी वो बढ़कर 134 हो गई। इस तरीके से आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और G77 जैसे इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स ने दुनिया की इकोनॉमी को संभालने का काम किया, और इन इंस्टीट्यूशंस की मदद से, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और G77 की मदद से ग्लोबल इकोनॉमी एंड सोसाइटी एक बार फिर से जुड़ने लगी, और इनका जो दोबारा जुड़ना था वो ग्लोबलाइजेशन की मॉडर्न वर्ल्ड के सेंस में री एंट्री थी, और इसने दुनिया के लिए नए नियम कानून फ्रेम किए। नाउ मैंने इस पूरे चैप्टर की कहानी को समराइज किया कि ग्लोबलाइजेशन, जिसमें दुनिया को जोड़ने का काम किया जाना था, उसकी शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन सिल्क रूट, देन यूरोपियन कंट्रीज का दूसरे देशों को गुलाम बनाना, टेक्नोलॉजी का इनोवेशन जैसे कि ट्रेन, टेलीग्राफ और इनका डेवलपमेंट, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लोगों का मारा जाना, विमेन का रोल बढ़ना, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इकोनॉमिक डिप्रेशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस का बनना और ग्लोबल इकोनॉमी का फिर से जुड़ जाना। ये पूरी कहानी मैंने आपके लिए इस चैप्टर में नरेट की और उसे वापस से जोड़ने का काम किया। मुझे बताइए कि क्या वापस से जब मैंने इस पूरी कहानी को समराइज किया तो क्या अब आपके लिए यह समझना थोड़ा और आसान हुआ? ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। बहुत अच्छे बच्चे। बहुत अच्छे। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर था एरा ऑफ इंडस्ट्रियल, ये जो चैप्टर था इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चैप्टर नंबर 9 ये मैंने करवा दिया। चैप्टर नंबर 9 तो मैंने यहां पर करवा दिया, और जो चैप्टर नंबर 10 है बेटा, चैप्टर नंबर 10 एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब जो हमें बातचीत करनी होगी वो चैप्टर नंबर 11 पर करनी होगी। देखते हैं क्या है चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 11 में बेटा कंटेम्परेरी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है। कंटेम्परेरी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में हम यहां पर बातचीत कर सकते हैं। आओ समझते हैं कि क्या है कंटेम्परेरी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। कंटेम्परेरी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर यह है चैप्टर नंबर 11। इंट्रोड्यूस करते हैं एटलीस्ट। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, आइए उसे समझते हैं। इस कहानी को मैं बताता हूं बेटा, इस कहानी का एक बैकग्राउंड बताता हूं बच्चा मैं आपको। इस कहानी का बैकग्राउंड समझो। एक हुआ बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए प्लस यूएसएसआर, यूएसएसआर को आप आज का रशिया समझिए, ये दोनों एक साथ मिलकर लड़े थे जर्मनी के खिलाफ। जर्मनी मतलब हिटलर के खिलाफ।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए यानी कि आज का अमेरिका और यूएसएसआर यानी कि आज का रशिया दोनों मिलकर हिटलर के खिलाफ लड़े थे। मतलब ये दोनों दोस्त हुआ करते थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने तक कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से ये दो दोस्त आपस में दुश्मन भी बन गए। ठीक है, ये दो दोस्त आपस में दुश्मन भी बन गए। नाउ श्रद्धा पूछती हैं यूएसएसआर का फुल फॉर्म। तो कौन बच्चा बताएगा यूएसएसआर का फुल फॉर्म? आप में से कोई है वीर योद्धा जो बताएगा यूएसएसआर का फुल फॉर्म? हमने क्या देखा, ये दो दोस्त, अरे सुरभि बेटा समझा तो दिया था, आईआर का पार्ट है, पढ़ा रहा हूं, कायदे से समझ लो। वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म हो चुकी है, पढ़ा रहा हूं, समझना है तो समझ लो, नहीं तो सेल्फ रीडिंग करना। कुछ बच्चों को एक बार में समझ में ही नहीं आता, स्पैम मत करो। मैंने ऑलरेडी आपके मैसेजेस को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। आप सभी लोगों ने ये देखा है कि अब आप लोग यहाँ चैट बॉक्स में चाहे जो भी करें, मैं उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता, मैं केवल अपना टॉपिक पढ़ाता हूँ। मैंने गिव अप कर दिया। मैंने पहले समझाया, फिर मैंने डांटा, समझाने और डांटने के बाद मैंने जो मैं अपनी ओर से कह सकता था मैंने कहा, बट आप लोग नहीं माने। आप लोग नहीं माने, और जब आप लोगों को जब मेरी बात समझ में नहीं आई तो मैं समझ गया कि भाई जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा। जो प्लान करके ही आ रहा है कि वो चैट बॉक्स में यहाँ आकर फालतू की बातें करेगा तो वो फालतू की बातें करेगा। तो फिर मैंने गिव अप कर दिया। मैंने अब चैट बॉक्स की ओर देखना बंद कर दिया। मैंने चैट बॉक्स की जो आपकी बातें हैं उनको पढ़ना ही बंद कर दिया। सो आई हैव स्टॉप्ड एवरीथिंग। आई हैव लिटरली गिव अप कि भाई ठीक है, जिसको जो करना है करे, मैं हूं टीचर, मेरा काम है पढ़ाना। तो मैंने आके फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं अपनी ओर से जो समझा सकता था मैंने समझा लिया, मैं जो डांट सकता था मैंने डांट लिया। मैं सब कर चुका हूं। कुछ लोगों पे किसी चीज का कोई असर नहीं होता। देन आई स्टॉप्ड। मैंने समझाना बंद कर दिया, मैंने डांटना बंद कर दिया। आई स्टार्टेड टीचिंग। आई वाज जस्ट फीलिंग कि ठीक है, मेरा जो काम है मैं अपना वो काम करता हूं, बट डोंट स्पैम। अगर मैं आपके क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रहा हूं तो मुझे नहीं करना है। मैंने आपके आंसर क्वेश्चन देख लिए हैं, और मैं जो बात एक बार समझा दूं बस उस चीज को दोबारा मेरे लिए रिपीट मत करो। मैंने आपकी फालतू बातों को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है। सो जस्ट डोंट पोक। टीचर को पोक करना बंद कर दो कि जब मैंने बता दिया कि हाँ ये 5 चैप्टर आईआर के हैं, मैं इन पर एक्सप्लेन कर रहा हूं और इसको आपको समझना है, तो फिर यहां पर आकर जबरदस्ती कोई बात बार बार पोक मत करो। या तो आप अपने कान बंद करके रखते हो, आपको बात समझ में नहीं आती, या बुद्धि घर पे रख के आते हो। आई डोंट नो व्हाट डू यू पीपल डू। सो आई डोंट केयर कि अभी आप चैट बॉक्स में यहाँ क्या करते हो, किसका टेलीग्राम आईडी मांगते हो, किसका हालचाल पूछते हो, ठीक है, किसकी कौन क्लास छोड़ के जा रहा, कौन ज्वाइन कर रहा, किसका बर्थडे है, किसका केक कट रहा है। आई डोंट केयर। आई डोंट केयर अबाउट दिस चैट बॉक्स, बिकॉज आप लोगों ने चैट बॉक्स को कचरा बना दिया है। इट इज जेन्युइनली कचरा। मतलब मैं चैट बॉक्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। यस आई नो, मेरी इस बैच में बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, ठीक है, मेरे इस क्लास में बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने चैट बॉक्स को कचरा बना दिया है। सो मेरा अब चैट बॉक्स की ओर देखने का मन करता नहीं है। आई हैव वन चॉइस कि मैं बंद कर दूं चैट बॉक्स, बट मुझे लगता है ठीक है, चैट बॉक्स है, जिसको जो करना है करे। तो अगेन मैंने आपके चैट बॉक्स देखने बंद कर दिए हैं। आपको यहां जो बकवास करनी है करिए, जो यहां पे फालतू काम करना है करिए। आई डोंट केयर। आई एम जस्ट टीचिंग माई टॉपिक। उसको मैं बहुत तमीज से, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, जो एक टीचर का काम होता है। आई एम टीचिंग यू, यू नीड टू अंडरस्टैंड। लेकिन अननेसेसरली मुझे परेशान मत करो। जो चीज मैंने एक बार अच्छे से समझा दी है उसे स्पैम मत करो। कुछ बच्चों को स्पेशली समझ नहीं आता, उनको एक ही बात समझा दो और वो उसको पूरे चैट बॉक्स में, मैं बोल दूंगा नोट्स बनाना है सर, बनाना है सर, बनाना है सर, बनाना है। 1.5 घंटे वो नोट्स बनाना है, बनाना है, बनाना है करते रहते हैं। आई डोंट थिंक कि वो यूपीएससी कैसे करेंगे। जब बोल दिया नहीं बनाना है तो सर क्यों नहीं बनाना है, सर क्यों नहीं बनाना है, उनका 1.5 घंटा यही स्पैमिंग चलता रहता है। तो ठीक है, मैंने समझा दिया और मैंने जैसा कि आपको बता दिया। अब मैं आपके चैट बॉक्स की परवाह नहीं करता। आपको यहां जो चैट बॉक्स में करना है करो, यहां पे जो मर्जी करना है करो। मैं ना आपको अब डांटने वाला हूं, ना मैं आपको समझाने वाला हूं। मैंने सब कुछ करके देख लिया। मैंने सोचा था शायद आप सुधर जाओगे, शायद आप समझ जाओगे, लेकिन आपको मेरी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा।
तो आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड, मैं बस बहुत डिसअपॉइंटेड हूं इस बैच में कुछ लोगों से। आई विल नॉट से सब लोगों से, बहुत प्यारे बच्चे हैं मेरे इस बैच में जो बड़ी मेहनत से जो है पढ़ रहे हैं। तो कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छे हैं मेरे इस बैच में, एंड स्पेशली मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं। आई एम जस्ट टीचिंग यू पीपल जो यहां पर मेहनत से पढ़ने आए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मैं अपना जो टॉपिक है वो शुरू कर रहा हूं, ठीक है। तो अगेन मैंने आपके चैट बॉक्स में फालतू चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है। मैं आपके चैट की फालतू बातें नहीं देखता, तो आपको यहाँ चैट बॉक्स में जो करना है करो, डू व्हाट यू वांट, बट डोंट स्पैम। वो जो सीरियस बच्चे हैं उनको शांति से पढ़ने दो। चलिए, इंट्रोडक्शन में मैं इस टॉपिक का आपको एक बैकग्राउंड बता रहा हूं, उस बैकग्राउंड को ध्यान से समझो, ठीक है। आप इसको अच्छी तरीके से समझो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यहां पर यूएसए और यूएसएसआर नाम के दो देश हुआ करते थे, और जो दो देश यहां पर यूएसए और यूएसएसआर नाम के हुआ करते थे, ये आपस में एक साथ हिटलर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड वॉर के अंत तक इन दोनों की आपस में दुश्मनी हो गई। उसके अलग अलग रीजंस थे, अभी उस पर नहीं जाते हैं। बस ये मान लेते हैं कि इस वॉर मतलब वर्ल्ड वॉर के खत्म हो जाने के बाद हुआ क्या है कि ये दोनों जो आपस में दोस्त हुआ करते थे, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए, और इसके बाद की कहानी यूएसए वर्सेस यूएसएसआर हो गई। जर्मनी को तो एलिमिनेट कर दिया गया, जर्मनी के ऊपर कब्जा हो गया, कैप्चर ओवर जर्मनी। हिटलर हार गया, और हिटलर का जो देश था जर्मनी, उसको कैप्चर कर लिया गया, कैप्चर ओवर जर्मनी। ना केवल जर्मनी को कैप्चर कर लिया गया, बल्कि इनकी जो कैपिटल थी बर्लिन, उसको भी कब्जा लिया गया। तो जो जर्मनी है, ठीक है, जो जर्मनी है उसको और उसकी कैपिटल बर्लिन को यूएसए और यूएसएसआर ने आपस में बांट लिया। सो जर्मनी एंड बर्लिन वाज डिवाइडेड। जर्मनी एंड बर्लिन, बर्लिन क्या है बेटा? इनकी कैपिटल है। बर्लिन वाज डिवाइडेड। यूएसए और यूएसएसआर ने आपस में इसको डिवाइड कर लिया। जब इन लोगों ने बर्लिन को डिवाइड किया ना, तो बर्लिन को डिवाइड करने के बाद बर्लिन के बीच में एक दीवार बना दी। इन लोगों ने जब बर्लिन को डिवाइड किया, तो बर्लिन जो कैपिटल थी जर्मनी की, उसको डिवाइड करने के बाद उसके बीच में एक दीवार बना दी, और जो दीवार इन लोगों ने बनाई ना, उसको बर्लिन वॉल कहा गया। अब ये तरफ वाला जो हिस्सा था, आप ध्यान दो, तो जो इस तरफ वाला हिस्सा था बेटा, ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को किसने ले लिया? हाँ, इस तरफ वाला हिस्सा यूएसएसआर ने ले लिया, और इस तरफ वाला हिस्सा बेटा तीन लोगों ने आपस में बांट लिया। इस तरफ वाले हिस्से में यूएसए आ गया, ब्रिटेन आ गया, और फ्रांस आ गया। इन लोगों ने इसको बांट लिया, बर्लिन को, और इसके बीच में बना दी एक दीवार, और जो दीवार बनाई गई बेटा, इसे बर्लिन वॉल कहा गया। दैट वॉज कॉल्ड एज बर्लिन वॉल। इसे कहा गया बर्लिन वॉल, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द केस, दिस इज द केस हियर। नाउ हैव अ लुक कि यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस ये बांट लेते हैं। अब यहां पर यूएसए और यूएसएसआर के बीच की जो लड़ाई हुई ना बच्चा, यूएसए और यूएसएसआर के बीच की ये जो लड़ाई है बच्चा, इस लड़ाई को ही हमने कोल्ड वॉर कहा है। वी हैव कॉल्ड
दिस बैटल एज कोल्ड वॉर। ठीक है, इस लड़ाई को हम क्या बुलाते हैं बच्चा? इस लड़ाई को हम बुलाते हैं कोल्ड वॉर। दिस बैटल वॉज कॉल्ड एज कोल्ड वॉर। ब्लॉक सानिया। सानिया को क्यों ब्लॉक करवा रहे हो भाई आप लोग? कोल्ड वॉर वाई? कोल्ड वॉर इसलिए बेटा क्योंकि ये कभी हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है, हॉट वॉर इसलिए ठीक है, चलो बेटा, आज की क्लास बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।